राय आपके पास आऊं, आपने चूंकि उनकी बात की, मैं एक चीज मैं इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मुझे आज ही मेरे मेरे संज्ञान में आया, मैं बता दूं। सोनम वांगचुक जो एक एक अद्भुत यूनिवर्सिटी चलाते हैं लेह में, जी जिसमें वो कोई फॉर्मल डिग्री नहीं देते हैं, पर यूनिवर्सिटी है, लोगों को नए नए ट्रेड सिखाती है, और अपना ट्रेड सीखिए, उसमें फिर कैसे आप उसी से कमाइए और अपनी फीस वहीं से दीजिए। एक अद्भुत तरह की यूनिवर्सिटी है। उस सोनम वांगचुक के यहाँ ईडी और सीबीआई को भेजा जा चुका है। मतलब इस देश में मुझे कभी कभी लगता है कि ये कौन सा देश हो गया है जिसमें सोनम वांगचुक के यहाँ भी ईडी सीबीआई से उनको डराने की कोशिश। खैर डॉक्टर राय, मैं एक चीज जरा समझना चाह रहा हूँ। ये राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। अब लोग उसमें उसको कह रहे थे वो 17 को फूटेगा, 17 को फूटेगा। मुझे थोड़ा ये भी लगने लगा है कि अगर मैं एक उसको थोड़ा हल्के ढंग से कह दूं, थोड़ा लोग मजे भी लेने लगे हैं अब इस चीज के। अब वो हाइड्रोजन बॉम्ब कल ना भी फूटे, लेकिन उसने भाजपा के एक बड़े नेतृत्व की नींद तो खराब कर ही दी है। वो हाइड्रोजन बॉम्ब को कह देंगे इसका कुछ नहीं, लेकिन नींद खराब है, क्योंकि वो अभी तक वो जो कर्नाटका वाला बॉम्ब है उससे उबर नहीं पाए, उसका कोई वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक्सपोज हो गया है, जिसको कहते हैं नंगा हो गया है, किस तरह से वो भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। लेकिन जरा इसके बारे में अगर आपका कुछ हो कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब कल, अरे भाई कल उनको बर्थडे मना लेने दिए होते, या तो आज फोड़ देते या परसों फोड़ देते। आपको लगता है कि कल ही फोड़ेंगे, या ये ऐसे ही लोगों ने अपना मोदी जी को थोड़ा गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए ये काम कर रखा है कि कल हाइड्रोजन बम फूटेगा? लेकिन हाइड्रोजन बम फूटेगा ये विश्वास सबको है। राय साहब। आनंद जी, सभी को मेरा नमस्कार। अस्वस्थ था लेकिन आगे बैठ गया, जैसे था लेटा वैसे ही। सबसे पहले तो मोदी जी को एडवांस में एक दिन पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और अच्छा कहा व्यास जी ने कि वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको उम्र भी दे लेकिन सद्बुद्धि भी दे, कि बहुत बहुत पाप कर चुके, बहुत बुरा कर चुके, देश के लोगों का बहुत गालियां सुन रहे हैं और बहुत लोग उनके खराब उनके बारे में सोचते हैं। कम से कम अंतिम समय में आदमी कोशिश करता है कि उसके बारे में लोग अच्छा सोचे, अच्छी बातें करें। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि मोदी जी भी कुछ ऐसा करें कि कम से कम जाते जाते लोग उनके प्रति जो नफरत का भाव पूरे देश में पैदा हो गया है उससे मुक्त हो सकें। और बाकी तो जो उन्होंने किया होगा वो अदालतें देखेंगी और एजेंसीज देखेंगी। सोनम वांगचुक का आपने जिक्र कर दिया बीच में। सोनम वांगचुक दरअसल वो आदमी है जो 50-50 हजार आदमी, लेह में बड़ी छोटी आबादी रहती है, लेकिन वहाँ 50-50 हजार लोगों का लगातार जुलूस निकाल रहे हैं, लगातार वहाँ पर धरने पर बैठते हैं। और वो उनका धरना इसलिए है कि लेह लद्दाख के क्षेत्र में चीन ने, जैसा सोनम वांगचुक ने कहा कि 4000 वर्ग मील जमीन कब्जा कर लिया है। ये सोनम वांगचुक का अपना बयान है कि करीब 4000 वर्ग मील जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है, और वो उनका जो चरागाह वगैरह है वो सब उनसे छिन गया है। उसको लेकर के सोनम वांगचुक लगातार वहाँ पर आंदोलित है, और उनके साथ 50-50 हजार लोग लगातार जुलूस निकालते हैं, आंदोलन करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके नीचे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। सोनम वांगचुक ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है, उनकी बात को लोग सत्य मानते हैं, और चूंकि उन्होंने सत्य उजागर कर दिया तो सत्य की दुश्मन ये जो सरकार और आरएसएस और बीजेपी की जो संगठन है, ये इसको सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके पास और कोई तरीका नहीं है। ये ईडी सीबीआई नामक ये तोते हैं, इनको ये वहाँ भेज देते हैं जाकर के टटराने के लिए। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सोनम वांगचुक को उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, एक बात तो मानना पड़ेगा कि पिछले सालों में भारत यात्रा शुरू करने के बाद और अब तक राहुल गांधी ने अपनी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी कायम की है। उनको पप्पू बना दिया था आरएसएस के पूरे संगठन ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, लेकिन अब उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि उनको देश ही नहीं दुनिया के लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, और ये मानते हैं कि वो आदमी बेसलेस कोई बात नहीं करता, वो आदमी कोई हल्की बात नहीं करता, हर एक के सुख दुख में शामिल रहता है। उसको सुरक्षा की चेतावनी दी गई पंजाब जाने पर, उसने कहा सुरक्षा की बात मुझे मत बताइए, किसी के सुख दुख में शामिल होने मेरी जिम्मेदारी है, और सुरक्षा की मैं परवाह नहीं करता। खैर, उनकी सुरक्षा की परवाह सरकार भी नहीं करती, वरना सुरक्षा का इंतजाम करती, और भाजपा आरएसएस तो करती ही नहीं है, वरना वो राहुल गांधी किस दिन कहाँ मौजूद है उसका प्रचार भाजपा और आरएसएस के लोग इतने बड़े बड़े पैमाने पर नहीं करते। वो शायद प्रचार ही इसलिए कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर कि कोई टारगेट कर सके या इनके षड्यंत्र का वो शिकार हो सके। ये जरूर बहुत अफसोस की, बड़े दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है, और हम सभी लोगों के लिए चिंता की बात है। अब आते हैं 17 तारीख के विस्फोट के ऊपर।
राहुल गांधी जो कहते हैं वही करते हैं। मुझे ध्यान नहीं कि उन्होंने 17 तारीख का कोई नाम लिया है। अगर उन्होंने 17 तारीख का नाम लिया है तो ये मान के चलिए कि सिर्फ 17 तारीख को ही होगा। डेट नहीं बोली राय साहब, डेट नहीं बोली है, लेकिन कहा है कि हाइड्रोजन बम आएगा। हाँ, तो हाइड्रोजन बम उन्होंने कहा है, और ये कहा है कि इसके बाद सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये मान के चलिए कि अब की बार उनको पूरा इतने प्रमाणिक तौर पर उतनी चीजें लेके आ रहे हैं। पिछली बार भी प्रमाण के तौर पर लाए थे, उसका एक भी काट आज तक चुनाव आयोग नहीं ला पाया सामने। उसका जवाब भाजपा के लोग बेशर्मी से देने की कोशिश करते रहे, पर जवाब दे नहीं पाए। और अब वो बात गली गली में पहुंच गई है, और गली गली में नहीं बल्कि देश की बाउंड्री पार करके देश के बाहर पहुंच गई है। वरना जो नारा यहाँ लग रहा था वोट चोर गड्डी छोड़, वो नारा वहां पर ओली चोर गड्डी छोड़ नेपाल में नहीं लग रहा होता। वो नारा वहां लगा है, इसका मतलब कि वो नारा वहां पहुंच गया। यहाँ की सारी चीजें आसपास नहीं पूरी दुनिया में पहुंचती है बड़ी तेजी के साथ। नहीं तो भारत के टीवी चैनल्स को नेपाल के नौजवान दौड़ा रहे थे कि तुम लोग गोदी मीडिया हो। उसने कहा मैं आपका भाई हूं, तो बोले पहले अपने देश के भाई बन जाओ, पहले अपने देश के बारे में बात करो, वहां के लोगों में बात करो, और दौड़ा लिया। मारा नहीं, बस ये लोग पिटे बिना चले आए क्योंकि दूसरे देश के चैनल थे। ये सारी चीजें पूरी दुनिया की निगाह में है। राहुल गांधी कल फोड़े या परसों फोड़े, निश्चित तौर पर इस बार वाला जो उन्होंने दावा किया है, उनका दावा एक रत्ती भी गलत साबित नहीं होगा। और वो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा विस्फोटक वो कुछ खोलने जा रहे हैं, कुछ तमाम प्रूफ के साथ ऐसी चीजें खोलने जा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने शायद चारा नहीं बचेगा और पूरा हिंदुस्तान एक बार विचलित हो जाएगा। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में लोग विचलित दिखने लगे, सबको लगने लगा है कि चोरी से सरकारें बन रही हैं। वोट हमने किसी को दिया था और दावा किया था महाराष्ट्र के लोगों ने। जी दावा किया था महाराष्ट्र के लोगों ने कि मेरा कुछ कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा, ठीक। महाराष्ट्र के लोगों ने तो दावा किया था कि हमने वोट नहीं दिया था, फिर वोट कैसे बीजेपी को चला गया। और उन लोगों ने मोक पोल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनको करने नहीं दिया और वहां पर पुलिस लगा दी गई। तो ये सब स्थितियां हैं आनंद जी। तो अब की बार मुझे लगता है कि कहीं और ज्यादा साफ, और ज्यादा व्यापक, और ज्यादा स्पष्ट कुछ प्रमाण लेकर के राहुल गांधी आने वाले हैं। जहां तक ये जन्मदिन का सवाल है, 3 दिन पहले हमारे आपके मित्र भाई प्रोफेसर आनंद कुमार 75 साल के हो चुके हैं। मोदी जी उनसे 3-4 दिन जूनियर साबित होते हैं। ये अलग बात है कि प्रोफेसर आनंद कुमार ने हमको आपको किसी को फोन करके ये नहीं कहा कि हम उनका जन्मदिन मनाएं, पर पूरे देश में हजारों लोगों को मैं देख रहा हूं अपने अपने फेसबुक के वॉल पर आनंद कुमार की फोटो डाल डाल के उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनके सारे कामों की तारीफ कर रहे हैं, और जिस तरह उसूल पर चलते हुए और सरोकारों के लिए लगातार वो लड़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के बारे में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई उनके उसूल की बात कर रहा हो, कोई उनके सरोकारों की बात कर रहा हो। उल्टे सरकार की तरफ से सेंट्रल स्कूल से लेकर तमाम संगठन, तमाम जगह पर सरकारी तौर पर हजारों करोड़ रुपया इस बात पर खर्च किया जा रहा है और विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उनके जन्मदिन को बहुत ही ऐतिहासिक बनाया जाए। ऐतिहासिक बना देना, चीजों को जो पहले नहीं हुआ वैसा करना, ये मोदी जी का स्वभाव है। दरअसल ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कारण होता है। जिन लोगों के अंदर जितना बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। मोदी जी के साथ भी यही प्रॉब्लम है और आरएसएस के तमाम लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अब वो क्या करेंगे, कैसे जन्मदिन मनाएंगे, वो कल देश देखेगा। हजारों करोड़ रुपया उसमें कल खर्च हो जाएगा तमाम विज्ञापन पर, सरकारी विज्ञापन पर, हमारे आपके जो से दिया हुआ पैसा। लेकिन हाँ, आपने सच कहा कि बड़ी बेचैन है पूरी सरकार। सरकार दोनों बातों से बेचैन है। एक तरफ सरकार बेचैन और बीजेपी आरएसएस के लोग बेचैन है। लंका, बांग्लादेश, उसके बाद जो नेपाल में हुआ है, उन घटनाओं से कहीं न कहीं उसकी बेचैनी लोगों के चेहरे पर दिख रही है। किसी से व्यक्तिगत रूप से ही बात करिए तो परेशान दिखता है और पूछता है कि क्या कभी इंडिया में भी ऐसा हो सकता है क्या। इसका मतलब लोग डर गए हैं। वहां प्रधान मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधान, वहां मुख्यमंत्री तो नहीं होता, पूर्व प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। यद्यप भारत के लिए उचित नहीं है, हम आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई हिंसा हो, किसी को पीटा जाए और मारा जाए। लेकिन जनता सड़क पर उतर करके विरोध तो कर ही सकती है। जनता उतर करके कह तो सकती है कि वोट चोर गड्डी छोड़, वो तो कह ही सकती है। इन सारी बातों से ये लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं कि कहीं नेपाल की आंधी भारत की तरफ न चल पाए। उसके बाद जो राहुल गांधी ने ऐलान किया है, उसकी भी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों के चेहरे पर है। और उससे ज्यादा डर बहुत ही बेशरम आदमी जो बैठा हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर के, उसके चेहरे पर है। चुनाव आयोग भी बुरी तरह भयभीत है। ये अलग बात है कि बेशर्मी के साथ लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी को हजम नहीं हो रहा है। अब आम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन गए थे तत्कालिक तौर पर, कट्टर भक्त नहीं है,
वो लोग भी इन बातों को लेकर बेचैन होने लगे हैं और वो लोग भी कहने लगे हैं कि यार चोरी करके तो सरकार बनती रही है और तमाम उनकी बुराइयां नजर आने लगी लोगों को। तो ये हालात है नए आनंद जी, देखना पड़ेगा आने वाले समय में, कोई ज्यादा दिन मुझे नहीं लगता, थोड़े दिन इंतजार करिए, मुझे लगता है कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। और राहुल गांधी का धमाका भी जो होगा वो सचमुच हाइड्रोजन बम की तरह होगा। जी आनंद जी।